दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा तीसरा क्लास है। जी हाँ दोस्तों, तो पीछे के अगर दो क्लास आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में हिंदी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और स्पेशली एक क्विज सेशन के रूप में दोस्तों मैं आपको हिंदी पढ़ाना चाह रहा हूं। जैसे परीक्षा में सवाल आते हैं हूबहू उसी टाइप के सवाल मैंने बनाए हैं, उनके क्रम को देखते हुए, एक एक चैप्टर को देखते हुए कि क्या परीक्षा में पूछा जा सकता है, उनकी संभावनाओं को देखते हुए दोस्तों प्रश्नोत्तर तैयार किया गया है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आपके लिए, ठीक है, आपके सीखने के लिए कि आप एक कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठिए। देखिए क्विज सेशन अटेंड करने का मतलब है कॉपी कलम लेके जब बैठेंगे, गलत सही करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है या नहीं हो पा रही। ठीक है, मेरा कहना मानिए तो आप हिंदी में ऑटोमेटिक जो अच्छे नंबर पा जाएंगे। एक चीज और याद रखेगा, बीपीएससी ट्री के लिए दोस्तों एक स्पेशल बैच हमने बनाया है। मैं कह रहा हूं एक है साध है सब सद है, एक तीर से निशाना लगाइए, हर एग्जाम फतेह हो जाए। चाहे पीआरटी देना हो आपको, चाहे मिडिल देना हो, चाहे सेकेंडरी देना हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी देना हो, ये चारों दोस्तों आपको एक ही बैच से कंप्लीट हो जाएगा। सुपर सेलिंग हमारा बैच बन रहा है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए। ठीक है, जो क्लास फ्री में चल रही वो चली रही, लेकिन इसके अलावा अगर मक्खन वाली क्लास मिल जाए ना तो मजा बढ़ जाएगा हमारा। फटाफट आ जाइए दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए, मजा खूब आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। सवाल देखिए 61 नंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि मैं 30 के दो सीरीज आपको पढ़ा चुका हूं। आज हमारी तीसरी सीरीज है, तो आज हमारे 90 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखते ही देखते हम लोग सैकड़े पे पहुंचने वाले हैं भाई। बस अगली क्लास में हमारा शतक पूरा हो जाएगा, इतना स्पीड चल रहे हैं। और इसी तरह से जीएस में तो हमने 11,000 से ज्यादा सवाल पढ़ा दिया। कितना कहा सर? 11,000 सवाल भाई जीएस में। ये तो हिंदी की क्लास है। देखो करा हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों? ये देखिए दुनिया में बहुत सारे भाषा परिवार, जैसे द्रविड़ दोस्तों ये साउथ में चलता है, चीनी तिब्बती अलग भाषा परिवार है, लेकिन जो हिंदी है दोस्तों ये भारोपी है। ठीक है, भारोपी का मतलब क्या हो जाता है? भारोपीय दो शब्दों से मिलकर बना है, भारत धन यूरोपीय। क्या है दोस्तों? भारत धन यूरोपीय, इसी दोनों को मिलाकर भारोपीय शब्द बना है। तो जो हमारी हिंदी है ये भारोपीय परिवार की भाषा है, इसे आप याद रखेंगे। बड़ा बेहतरीन सवाल है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे न भी जानते हो। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है, जाके पावन फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये बताइए। इस मुहावरे का अर्थ बड़ा शानदार सा अर्थ है दोस्तों, जाके पावन फटे बिवाई। ठीक है, यानी जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि दर्द क्या होता है। हो सकता है आप में से बहुतों के पास बहुत सारा, देखिए हर किसी के पास दर्द है। किसी किसी को लगता है पैसा होता तो दर्द नहीं होता, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे पैसे वाले लोग, उनके पास भी दर्द है, जिनके पास पैसा नहीं उसके पास भी दर्द है। ठीक है, तो दुनिया में जो आया है यही नर्क लोक है, भोगना सबको है। कोई ऐसा दुनिया में, आपको क्या लगता है आईएएस पीसीएस बड़े अधिकारी बन जाएगा तो दर्द खत्म हो जाएगा, जीवन से दुखी चला जाएगा? अरे भाई आप किस दुनिया में है? राजा को भी दुख होता है। तो भगवान ने जन्म लिया इस धरती पर, उनको भी दुख झेलना पड़ा। क्यों? ये जो धरती है ना यही नर्क लोक है। लोग कहते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग तो हमें आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन हमारे आपके बनाने से कहां स्वर्ग बन जाएगी? स्वर्ग में बहुत सारे असुर हैं, दैत्य हैं, पापी हैं, वो अपना कार्य करते रहेंगे तो कैसे स्वर्ग बनेगी? ठीक है, खैर अलग मुद्दा है। तो यहां दोस्तों बात जो है ये समझिए कि जाके पाँव न फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी जिसको दर्द होता है वही उसे समझ पाता है। तो जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, अनुभव करने से कोई मतलब नहीं है, कठोर होने से मतलब नहीं है, दयालु होने से मतलब नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यही दोस्तों इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, करा पुरुष व स्त्री का जोड़ा, इसे क्या कहते हैं? अब जो नहीं जानता होगा, इस एग्जाम में अगर बहुत तेज स्पीड में भाग रहा होगा तो पहला ऑप्शन देखेगा, तुरंत इसी को टिक कर देगा, पति पत्नी। क्यों? दुनिया में जितने भी स्त्री पुरुष के जोड़े हैं उनको पति पत्नी का नहीं, ये ठीक नहीं। ठीक है, जो स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है ना उसे दंपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंपति। क्या कहा जाता है? दंपति। युगल भी नहीं, युगल कहा जाता है दोस्तों कपल को। युगल किसे कहा जाता है? कपल को। ठीक है, जोड़ा को। और युग्म का मतलब क्या हो जाता है? जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब जोड़ा हो जाता है, और जोड़ा मेल फीमेल या फीमेल फीमेल मेल मेल कैसे भी हो सकता है। तो यहां जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2,
तो मैं तो वही बता रहा हूं जो एग्जाम में सही होगा, बाकी आपको भी यही समझना है, यही सीखना है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पानी को आइए देखिए क्या क्या कहते हैं दोस्तों। पानी को अंबु कहते हैं, बिल्कुल सही है। पानी को सर नहीं कहते हैं, ठीक है। पानी को मेघ पुष्प कहते हैं, पानी को नीर कहते हैं, पानी को वारी कहते हैं, पानी को अब कहते हैं अब, पानी को सलील कहते हैं सलील, ठीक है। पानी को जल कहते हैं, ठीक है, जल कहते हैं। पानी को तोय कहते हैं, ठीक है, तोय, ठीक है, जल नीर तोय, ये सब हो जाता है। जो सर शब्द दिया है दोस्तों, इस सर का मतलब क्या होता है ये समझिए। सर में भी दो चीजें होती हैं, यहां पे लिख लीजिए। ये वाला अगर सर दिया है तो इस सर का मतलब हो जाता है सरोवर। क्या हो जाता है? सरोवर। सरोवर का मतलब हो जाता है तालाब। तालाब का मतलब हो जाता है तड़ाग। तड़ाग। तड़ाग का मतलब हो जाता है पुष्कर। क्या हो जाता है? पुष्कर। पुष्कर का मतलब हो जाता है पोखरा। पोखरा का मतलब क्या हो जाता है? झील वगैरह, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ये सब हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है सर का मतलब। लेकिन अगर यही स बड़ा दे देता, ऐसे लिख देता सर, तब दोस्तों इस सर को कहते हैं बाण। क्या कहते हैं? बाण। क्या कहते हैं? इस सर का मतलब क्या हो जाता है? बाण। बाण को क्या कहते हैं? बाण को सीलीमुख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाण को क्या कहते हैं? सीलीमुख भी कहते हैं। बाण को दोस्तों तीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर भी कहते हैं, सर भी कहते हैं। तो ये सब याद रखिए, छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से दोस्तों सवाल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। रचना, पिछली क्लास में दोस्तों मैंने आपको समझाया था उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कुल 4 भेद होते हैं, इसे आप याद रखेगा। और उत्पत्ति में दोस्तों मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने बताया था तत्सम याद रखेगा, मैंने बताया था तद्भव याद रखेगा, मैंने कहा था आपसे देशज याद रखेंगे, देशज आप याद रखेंगे, और बताया था विदेशज याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने स्टार लगा के शंकर को भी बताया था, शंकर शब्द भी याद रखेगा। कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता तो 5 भेद दे देता है, नहीं तो मुख्यतः पूछे तो 4 ही भेद मानिए। ये उत्पत्ति के आधार पर है। उसी तरह रचना के आधार पर दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर? देखिए, रचना में भी 3 शब्द है, र च ना, तो 1 2 3, इसको भी इसी तरह से याद रखेगा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा ऋण शब्द, यहां हो जाएगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द। क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द। ये दोस्तों 3 भेद हो जाते हैं रचना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना अच्छा आपने हिंदी तैयार किया है, ये तो अब जब क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैं इसी में ना क्वेश्चन को बढ़ाते घटाते रहूंगा, थोड़ा हार्ड थोड़ा आसान, हर तरह के दोस्तों क्वेश्चन मिलेंगे। कारण लंबोदर ये किस प्रकार का शब्द है? क्या रूढ़ शब्द नहीं। रूढ़ शब्द तो होता है जिसका खंड ना हो, ठीक है, जिसका खंड न हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे नाक, कान, घर, मेज, कलम, ठीक है, ये सब दोस्तों खंड नहीं होता है। यौगिक नहीं होता, यौगिक होता है यह 2 सार्थक शब्दों से निर्मित होता है, ठीक है। दो सार्थक शब्द के मिलन से दोस्तों क्या बनता है? यौगिक बनता है। योग रूढ़ हो जाएगा दोस्तों, जो मैंने समझाया था पर्यायवाची में होता है, ठीक है। जब तीसरे पद की प्रधानता होती है तो यहां पर दोस्तों लंबोदर कहा जरूर जा रहा है, लेकिन लंबोदर कहने से बोध किसका हो रहा है दोस्तों? गणेश जी का बोध हो रहा है। लंबा है उदर जिसका उदर लंबा है, पेट बड़ा है दोस्तों, उसकी बात हो रहा है लंबोदर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर गणेश जी का बोध हो रहा है। जब कोई ऐसा शब्द दिया हो जिससे किसी तीसरे का बोध हो तो हमेशा याद रखिए उसे हम योग रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सभी तो कभी गलती से मत कीजिएगा, यहां पर एक गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। करा आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो शब्द दे दिया दोस्तों, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप में निश्चयवाचक नहीं दोस्तों, अनिश्चयवाचक भी नहीं, ये निजवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए, कहीं पर आप शब्द दे दिया, कहीं पर स्वयं शब्द दे दिया, ये हमेशा अपने के लिए यूज किया जाता है। इस वजह से दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, इसे ध्यान रखिएगा। करा देशभक्ति में कौन सा समास है? ठीक है, तो देशभक्ति का पहले समास विग्रह क्या होगा ये समझिए, ठीक है। तो देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति, ठीक है। क्या हो जाता दोस्तों? देश
के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और के लिए दोस्तों कहां पर आता है, तो के लिए आता है संप्रदान में। कहां पर आता है, संप्रदान, ये कारक के अंतर्गत संप्रदान में आता है। तो ये दोस्तों भेद हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष का। किसका भेद हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष का भेद हो जाता है। तो यहां तो तत्पुरुष दिया है तो इसे आप याद रखिएगा, लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी जाके कभी कभी पूछ लेता है, तो बताइएगा दोस्तों ये संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। आगे बात समझ में, कठिन नहीं भैया, ना 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 ना, एकदम दिमाग से निकालिए बात को, कोई चीज कठिन नहीं है। आपको ये मानना ही नहीं कि हिंदी कठिन है, क्योंकि आपने मान लिया तो हिंदी कठिन बन गई। फिर आप ना कहिएगा नितिन सर आपने कैसे पढ़ा दिया। अगला सवाल है, तुम अपने काम में सफल रहो। मैं ऐसी कामना करता हूं तुम अपने काम में सफल रहो, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब बुरे काम छोड़ करके, ठीक है। करा ये क्या है, क्या इसमें किसी तरह का संदेह है, नहीं। विधिवाचक दोस्तों सामान्य वाक्यों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, विधिवाचक, मतलब जो सामान्य वाक्य होते हैं उनके लिए दोस्तों क्या होता है, विधिवाचक होता है। यहां इच्छावाचक है, क्या है, ऐसी इच्छा की जा रही है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तुम परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये दोस्तों इच्छा है, तो इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से जो अशुद्ध शब्द है, जो गलत है वो बताइए। साप्ताहिक दोस्तों यही गलत दे दिया, ठीक है। क्यों गलत दे दिया, जरा ये समझिएगा। देखिए सप्ताह शब्द ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब दोस्तों सप्ताह में एक प्रत्यय जुड़ जाता है, सप्ताह में जब एक प्रत्यय जुड़ जाता है तब स की जगह सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तब यहां साप्ताहिक होता है, न कि साप्ताहिक होता है। बाकी वीणा, वाष्प और सिंदूर में यहां बिंदी है, छिप गई है, ये दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जहां मिस्टेक है उसे दोस्तों केवल क्या कर देना, आपको सुधार भर देना है, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या बताना दोस्तों, कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इच्छा, इच्छा को क्या कहते हैं दोस्तों, आइए पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। इच्छा को, इच्छा के लिए पर्यायवाची क्या है, इच्छा को लिप्सा कहते हैं, इच्छा को कामना भी कहते हैं, इच्छा को स्पृहा कहते हैं, लेकिन वितृष्णा नहीं कहा जाता है। वितृष्णा की जगह इच्छा को तृष्णा जरूर कहते हैं, ठीक है, इच्छा को तृष्णा जरूर। तो कामना हो गया, इच्छा हो गया, स्प्रिया हो गया, लिप्सा हो गया, लिप्सा हो गया, ठीक है, ये सब दोस्तों इच्छा का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, और बताइए इच्छा का और पर्यायवाची बताइए। कामना, हाँ, मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये चाहत है, हाँ, मेरी ये चाहत है, ठीक है, ठीक है, मेरा ये मानना है, कुछ भी इस तरह के। लेकिन वितृष्णा नहीं होगा, क्योंकि वितृष्णा ये तृष्णा का अपोजिट हो जाता है, ठीक है, यानी इच्छा रहित। वितृष्णा का अर्थ क्या निकल कर आएगा, वितृष्णा का अर्थ आएगा इच्छा रहित। और यहां तो इच्छा की बात हो रही है, इच्छा रहित कर दोगे तो अलग हो जाएगा ना। तो इसको आप याद रखेंगे, ये यहां पर दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, करा इनमें से कौन स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि होता है, गुण स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, अयादि स्वर संधि होता है, ठीक है, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहां पर यण संधि होता है, 5 ना होता है, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, अयादि हो गया, 5 भेद होते हैं। करा इसमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो याद रखेगा जो स्वर संधि है ये पूछा है। संयोग दोस्तों नहीं होगा, क्यों, संयोग का संधि विच्छेद होता है समधन योग। क्या होता है, समधन योग। और जहां पहले वाले में हलंत आ जाए याद रखेगा वो व्यंजन संधि है। क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि। पवन दोस्तों यहां पर हो जाएगा, क्योंकि पवन का होता है पो धन अन। क्या होता है, पो धन अन, पवन हो जाता है। और यहां पर यह अयादि स्वर संधि का भेद है, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। नमस्कार नहीं होगा दोस्तों, नमस्कार का हो जाता है नमः धन कार बराबर नमस्कार हो जाता है, यह विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। मनोहर भी नहीं होगा दोस्तों, यहां आ जाता है मनः धन हर, यह भी दोस्तों विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया दोस्तों, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए, कह रहा है महात्मा में दोस्तों कौन सा समास है, महात्मा, ठीक है, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं महात्मा। तो यहां दोस्तों क्या है, तत्पुरुष नहीं है, अव्यय भी नहीं है, बहुब्रीहि भी नहीं है, ये होता दोस्तों कर्मधारय समास, ठीक है। महात्मा किसके अंतर्गत आता है, कर, जहां कहीं तारीफ वाले शब्द आ जाए, ठीक है, जैसे चरण कमल,
देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आ जाए चरण कमल। अब सिंपल सी बात है, किसी का चरण कमल थोड़े हो जाएगा, लेकिन वो तारीफ वाली बात है, ठीक है। जैसे आ जाए नील गगन, नीला है गगन, ठीक है। या मैं कह दूं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। इतना भी बड़ा तो हो नहीं जाएगी कोई इमारत की गगन आसमान को चूम ले, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है। या कह दूं दोस्तों दुरात्मा, बुरी है आत्मा जो। या मैं कह दूं महात्मा, अच्छी महान है जो आत्मा। इन सब में दोस्तों कर्मधारय समास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। टेंशन ना लीजिए, बस जो बता दिया वो आप याद रखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां जो है बहुब्रीही सोच रहे हैं, क्यों? महात्मा से किसी एक का बोध होता है क्या? कहा गांधी जी सोच लेंगे यहाँ, तो क्यों गांधी जी को महात्मा कहा जाता है? महात्मा गांधी, तो बुद्ध को भी तो महात्मा बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। तुलसीदास जी को भी महात्मा कहा जाता है, तो इस तरह नहीं सोचना है, ठीक है। बहुब्रीही तभी होगा जब तीसरे पद की प्रधानता होगी, वो भी एकदम एग्जैक्ट किसी एक का चित्र बनेगा, तब दोस्तों ये मानेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़िए, करे स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा? मूर्धन्य क और ग दोस्तों ये कंठ व्यंजन के तहत आते हैं। किसके तहत आता है? ये कंठ के तहत आते हैं। प फ दोस्तों ये ओष्ठ के तहत आते हैं, और ड ढ दोस्तों ये आपके मूर्धन्य के तहत आते हैं। तो यही दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा मूर्धन्य। बाकी ज झ दोस्तों ये तालु के तहत आते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप जान ही रहे हैं, उच्चारण स्थान पूछा है, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस सवाल का सही जवाब है। करा ज्ञ वर्ड जो छत्र ज्ञ पढ़ते हैं, तो करा ज्ञ जो वर्ड देता है ज्ञ, ठीक है। ज्ञ जो ज्ञ है, करा ये कैसे बना है? ज्ञ को बताना है कैसे बना है, तो ज्ञ बनता दोस्तों ज और इय के संयोग से, लेकिन ज के नीचे हलंत लगाइएगा। ज के नीचे क्या रहेगा? हलंत रहेगा। बाकी सब ऑप्शन गलत है। ज के नीचे हलंत लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज्ञ बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह त्र शब्द देता है, क्या देता है दोस्तों? त्र। त्र ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं त्र। तो त्र में क्या हो जाता है दोस्तों? त के साथ र जुड़ता है, तो त्र बनता है। क्या जुड़ता है? त के साथ र, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रखेगा। फिलहाल यहां जो इंपॉर्टेंट है, इसी तरह छ छतरी वाला क के साथ खटकोर सा आके जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां उसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, यहां पे थोड़ा सा यहां सही करिए। यहां ज के साथ दोस्तों, ज के साथ इय पे हलंत लगाइए। क्या हलंत लगाइए? ज्य, इय पे, ठीक है। तो इधर की जगह इधर हलंत होना चाहिए, इधर नहीं, ठीक है। इसको जरा एक बार आप सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण बताना है, तो शिव का विशेषण क्या? शिवेश नहीं दोस्तों, शैल नहीं, शैव होता है। जैसे विष्णु से वैष्णव बनता है, ठीक है। विष्णु से क्या बनता है दोस्तों? विष्णु से क्या बन जाता है? वैष्णव बन जाता है, वैष्णव। उसी तरह शिव से शैव बन जाता है। शिव से क्या हो जाता है दोस्तों? शिव से शैव हो जाता है। इसी तरह शक्ति से, शक्ति का क्या हो जाता है? शक्ति से शाक्त बन जाता है। क्या हो जाता है? शाक्त, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, शक्ति, शिव और विष्णु, ये तीनों का याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में यहां से बहुत सारे सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के नए प्लेटफॉर्म पर जो ऑफिशियल नाम से हमारा नया ऐप आया, उसमें हमने बहुत सारे बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बहुत दिनों से दोस्तों मैं बैच पर बहुत कम काम कर पा रहा था, ठीक है। किताबों पर ज़्यादा काम कर रहा था। अब दोस्तों थोड़ा फुर्सत मिल गया तो मैं बैच पे भी काम करना शुरू किया हूँ। बहुत सारे बैच यहाँ पर हैं। मेरे कहने से अगर कोई बैच आपको ज्वाइन करना है ना, तबीयत खुश करने वाली बैच, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन कीजिए। परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी ज़्यादा है। बहुत कम प्राइस में दोस्तों बैच दिया जा रहा है आप सभी को। अगर मेरे कहने से लेना है कि नितिन सर आप कुछ कहिए क्या ले लें आपके लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपका मन गदगद हो जाएगा, अंतरात्मा आपकी तृप्त हो जाएगी। इतना शानदार सा हमारा बैच है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अलग सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो उसका बैच भी आप चेक करते रहिए। धीरे धीरे दोस्तों बस कुछ ही दिनों में हर एक विषय का अलग अलग इंडिविजुअल बैच में दे रहा हूं आप सभी को। बहुत जल्द एक एक बैच आपके सामने आने वाला है। करा यथार्थ में दोस्तों कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, ठीक है। तो यथा से मिल गया आ की मात्रा और अर्थ से मिल गया अ की मात्रा, आ मिलकर आ बन गया। और आपको समझाया था मैं, कहीं भी बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या बड़ा री आ जाए, तो इन सभी केस में दोस्तों संधि कौन सी होती है? हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वृद्धि में तो हमेशा क्या होता है? चाहे अ की मात्रा आएगी, चाहे औ की मात्रा आएगी। गुण में क्या होता है? ए होता है, ओ होता है और अर होता है। तीन ये पहचान है, ठीक है। ए ओ अर ये आ जाता है तो गुण संधि, अ औ आ जाता है तो वृद्धि संधि,
आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ये आता है तो दीर्घ संधि। तो ये जो यथार्थ है यहां दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे दोस्तों हिंदी भाषा पैदा हुई है? तो देखिए अगर आप पुराना पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले था दोस्तों, अच्छा पुराने मत जाइए दोस्तों, चलिए अच्छा कर लीजिए, पहले था दोस्तों वैदिक हिंदी, ठीक है, वैदिक संस्कृत, क्या था दोस्तों? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से आएंगे दोस्तों तो आपको एक भाषा मिलेगी पाली, पाली के बाद दोस्तों एक भाषा मिलेगी दोस्तों प्राकृत, ठीक है, प्राकृत के बाद दोस्तों एक भाषा मिलेगी अभ्रंश, ठीक है, अभ्रंश, और अभ्रंश के बाद जाके दोस्तों भाषा मिलेगी खड़ी हिंदी बोली, क्या मिलेगी? खड़ी हिंदी बोली। तो बात आती है कि इसका जन्म दोस्तों कहां से हुआ? तो जन्म हमेशा बताएगा कि अभ्रंश से पैदा हुआ है। जब आपसे पूछे कि हिंदी की जननी दोस्तों किसे कहते हैं, जननी, ठीक है, तब दोस्तों आप बताएगा हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। जब आपसे जननी पूछेगा तब, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, जैसा टेक्निकल टर्म दोस्तों परीक्षा में बनता है मैं वही चीजें आपको समझा रहा हूं कि इन बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। करा किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? कौन से में आवा प्रत्यय नहीं लगा है बताना है। प्रत्यय दोस्तों हमेशा कहां लगता है? ये शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? प्रत्यय हमेशा ये शब्द के अंत में आता है। तो दिखावा में आवा प्रत्यय है, ठीक है, यहां तो है ही है। भुलावा में आवा प्रत्यय है, लावा में लावा तो दोस्तों मूल शब्द ही है, ठीक है। चढ़ावा, भुलावा, दिखावा, इन सब में आवा प्रत्यय लगा है। आपसे पूछा कहां नहीं लगा है, तो लावा जो शब्द दिया दोस्तों इसमें नहीं लगा। बाकी भूल धन आवा बराबर भुलावा, दिक धन आवा बराबर दिखावा, चढ़ धन आवा बराबर चढ़ावा, इन सब में लगा है, ठीक है। ये कहने का दोस्तों यहां तात्पर्य है। करा निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ये बता दीजिए। करा सागर, सागर तो दोस्तों ये मूल शब्द है। जादूगर याद रखेगा, जादूगर में जादू धन गर होता है, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जादू धन गर बराबर जादूगर हो जाता है, तो यहां गर प्रत्यय लगा है, ये आप याद रखेंगे। बाकी नगर में कोई प्रत्यय नहीं है, खाली आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। अब इतना भी तो आप कमजोर हैं नहीं कि नहीं बता पाएंगे। करा स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए परीक्षा में दो शब्द दे सकता है, या तो स्पर्श शब्द दे सकता है या स्पर्शी शब्द दे सकता है, या फिर वर्गीय शब्द दे सकता है। ये तीन शब्द हैं, ठीक है, एक ही मायने हैं। तो याद रखेगा दोस्तों क से म तक दोस्तों याद रखेंगे इनकी संख्या होती है, और क से म तक दोस्तों कुल संख्या जो है ना वो 25 है। कितना दोस्तों? 25 है। आप काउंट कीजिए, क ख ग घ अंगा 5 लाइन, 5 इसमें हो गया, फिर च छ ज झ इया 5 5 10 हो गया, ट ठ ड ढ अड़ 15 हो गया, त थ द ध न 20 हो गया, प फ ब भ म 25 हो गया। इस तरह से कुल 25 होते हैं। तो चाहे स्पर्श व्यंजन पूछे, चाहे स्पर्शी व्यंजन पूछे, चाहे वर्गीय व्यंजन पूछे, जवाब दोस्तों आप यही देंगे, ठीक है, ये आप जवाब दीजिएगा, ये सही जवाब होगा। करा इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना हुआ है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों यहां जैसे बूढ़ा रहा होगा तो बूढ़ा में आपा जोड़कर बुढ़ापा कर दिया गया होगा, तो ये भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। तो याद रख सकते हैं कि जाति से भाव की तरफ आ रहा है। अपनापन, ठीक है, अपनापन में अपना दोस्तों जातिवाचक है नहीं, सजावट से कोई मतलब नहीं, कठोर भी नहीं है, तो यहां बुढ़ापा याद रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा जो है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है, एक भाव को बता रहा है कि एक अवस्था होती है बुढ़ापा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है बताना है, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो चिन्ह दिया दोस्तों सेमी कॉलम का, इसे कहते हैं उपविराम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं उपविराम। ये जो कॉमा आप पढ़ते हैं इसे कहते हैं अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम। जो खड़ी पाई होती है इसको आप कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और जो सेमी कॉलम होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्ध विराम। आपसे क्या पूछा था? बहुत सारे बच्चे यहां बी ऑप्शन कर रहे हैं, बी नहीं होगा भैया, ए बी सी गलत है, डी ऑप्शन होगा सेमी कॉलम। सेमी कॉलम को दोस्तों यहां क्या कहा जाता है? अर्ध विराम कहा जाता है। मैंने एक एक चीज डिस्क्राइब कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं कुछ, ठीक है। आप आइए, जो बैच है वो पढ़ के देखिए, इस तरह के सवाल का आप धुआं धुआं कर देंगे। देखिए मैं आपसे बार बार क्यों मोटिवेट कर रहा हूं, ऐसे तुम डेली एक सवाल पढ़ेंगे। आप एक बार अगर बैच पढ़ लिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि बैच पढ़ने से हमें कितना फायदा मिला। समझ रहे हैं ना? इसीलिए कह रहा हूं कि आप साथ साथ बैच ज्वाइन कर लीजिए, एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। नौकरी चाहिए जिसमें खूब सारा पैसा मिले, और पैसा थोड़ा सा खर्चा करके बैच ज्वाइन करना है तो आप भाग रहे हो। अरे भागो मत भाई, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप? समझो ना, जितना
अच्छा निवेश करेंगे, जितना सही जगह निवेश करेंगे, आउटपुट उतना जल्दी और उतना बेहतर मिलेगा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टडी 91 कैसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, आप बताइए, ईमानदारी से आप बताइए। क्लास आपको अच्छी लग रही है, सारी चीजें समझ में आ रही है, तो भैया बैच ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत है? आप पढ़िए, जब तक पढ़ेंगे नहीं कैसे समझेंगे आप? आगे देखिए, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य, ठीक है, कौन सा विशेषण उपवाक्य बताना है। देखिए, मिश्र वाक्य की पहचान क्या होती है? अगर आप इसके अपोजिट में संयुक्त वाक्य पूछते हैं, मैं आपको बताता, लेकिन किंतु परंतु बंधु और इसलिए अथवा, ये सब दोस्तों जहां आ जाए, लेकिन किंतु परंतु और इसलिए अथवा, ये सब संयुक्त में होता है, ठीक है। अब तब जब कब यद्यपि यद्यपि इस तरह के शब्द आते हैं, लिखिएगा, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, कहीं पे की शब्द आ जाए, कहीं पे क्या आ जाए दोस्तों, यद्यपि शब्द आ जाए, कहीं पर दोस्तों जो शब्द आ जाए, कहीं पर दोस्तों सो शब्द आ जाए, कहीं पर दोस्तों जब शब्द आ जाए, कहीं पर दोस्तों तब शब्द आ जाती है। ये सब दोस्तों किसकी पहचान है? मिश्र वाक्य की पहचान है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो जब तब आ गया एक तरह से। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, ठीक है। अच्छा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगरी। आप देखिए, ये जो चारों के चारों वाक्य हैं, ये सभी के सभी वाक्य दोस्तों यहां पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किस प्रकार का वाक्य दोस्तों? यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र या मिश्रित। आपसे नहीं पूछा, आपसे कह रहा है कहां विशेषण उपवाक्य है। क्या है? जो विशेषण उपवाक्य बताइए। विशेषण उपवाक्य जहां होता है, विशेषता बताने के लिए अलग से लिखा होता है। जैसे लखनऊ की विशेषता बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, बताया ना विशेषता। लिख सकता था ना, शॉर्टकट में लिखता तो लिख सकता था कि लखनऊ एक ऐतिहासिक नगरी है। हाँ, अरे बहुत सारे नवाब रहे भाई यहाँ पर, अवध के नवाब कहाँ रहते थे? यही तो रहते थे। हाँ, तो याद रखेगा, तो लखनऊ क्या है? एक ऐतिहासिक बोल सकता था, लेकिन यहां पर इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसके बाद लिख रहा है कि एक ऐतिहासिक नगरी है। तो यही दोस्तों विशेषण उपवाक्य के तहत आ जाएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही लिखता, मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जहां भीमबेटका स्थित है जाओ, तब क्या हो जाता? ये भी सही हो जाता। समझ में आ रहा है? इस तरह से अगर बोलता, आप बोलने का टर्म समझिए, तब आप जो है जान पाएंगे। करा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? या किस प्रकार का वाक्य है? तो इसने, जिसने, जब, तब, इस तरह का जो भी आए ना, सब जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल संयुक्त की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बी वाला दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के दोस्तों घटक कौन होते हैं? अगर आप वाक्य की बात करेंगे तो वाक्य के मुख्यतः आप दो घटक पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्या पढ़ते हैं? एक इंग्लिश में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसी सब्जेक्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं और विधेय कहते हैं। तो कोई भी वाक्य होगा, इसमें ही दो चीज होता है, उद्देश्य और विधेय। कर्ता, क्रिया, कर्म विशेषण, ये सब दोस्तों आपको केवल उलझाने के लिए है। यहां उद्देश्य विधेय दो हो जाएगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप याद रखिए, ये वाक्य के दो भेद होते हैं। करा जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव दोस्तों? तो याद रखिएगा विभत्स रस का, ठीक है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है दोस्तों? जुगुप्सा। यहां लिख लीजिए अस्थायी भाव, ठीक है, अस्थायी भाव जुगुप्सा। इसी तरह अद्भुत रस का क्या हो जाएगा दोस्तों? अस्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य हो जाता है। करुण रस का दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाता है? शोक हो जाता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। तो ये सब आप याद रखिए। यहां पर फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और ऐसे रस पूछे, रस के बारे में कि रस की कुल संख्या कितनी है, तो रसों को भरत मुनि ने बताया कि रसों की कुल संख्या 8 होती है, ठीक है। लेकिन व्याकरण में दोस्तों कितनी मानी जाती है? व्याकरण में रसों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि भरत मुनि ने ये जो वो शांत रस है, शांत रस कह रहा हूं, शांत रस जो है, इसको दोस्तों यहां स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों याद रखेंगे, अलग हो जाता है थोड़ा। आगे देखिए, करा भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? भ्रमर गीत दोस्तों किसकी रचना है? क्या विद्यापति की रचना है? नहीं, विद्यापति की बिल्कुल नहीं है। विद्यापति की रचना मैथिली नाम से है, याद रखेंगे। कालिदास की भी नहीं है। कालिदास की रचना में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। मेघदूतम, ठीक है,
मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम, ये सब रचनाएं दोस्तों आप इनकी याद रखें, ठीक है। ये रचना है सूरदास की, भ्रमर गीत जो रचना है सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की भी नहीं है। तुलसीदास की रचना लिखिएगा पार्वती मंगल जानकी मंगल, बड़ा फेमस रचना है पार्वती मंगल और क्या जानकी मंगल, जानकी मंगल, ठीक है। हनुमान बाहु का जो परीक्षा में आता वही बता रहा हूं, बाहु का रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब बाकी जो आपका अंदर से करेजा फाटा जा रहा है, सर रामचरित मानस का नाम नहीं ले रहे हैं, लिख लो रामचरित मानस, ठीक है। ये सब रचनाएं हैं। बाकी तुलसीदास जी के अलावा सूरदास की बात करेंगे तो जैसे भ्रमर गीत लिखा था, ठीक है, ऐसे याद रखेगा सूरदास की सबसे प्रसिद्ध कृति है सूर सरावली। क्या है दोस्तों? सूर सरावली, सूर सरावली, सूर सागर, गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी, ये सब दोस्तों किसकी रचना है? भ्रमर गीत। ये सब सूरदास जी की रचनाएं हैं, तो इन्हें भी दोस्तों आप याद रखिएगा। बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, ऐसे ही तो आता है सवाल परीक्षा में। आगे देखिए, करा प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द बताइए। प्राण प्रिया एक शब्द दिया है, आपको इसका सही समानार्थी शब्द बताना है। करा प्राण प्रिया सहचरी को कहते हैं। सहचरी मतलब जो साथ में रहती है, ठीक है, दोस्त यार, उसको बोलते हैं। संगिनी को भी नहीं कहा जाता दोस्तों, प्रेमिका को कतई नहीं कहा जाता है। प्रेमिका का तो भाव विभोर होकर आप कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, लेकिन दोस्तों एक कहा जाता है अर्धांगिनी को। अर्धांगिनी मतलब क्या हो जाता है? अर्धांगिनी मतलब पत्नी हो जाता है, ठीक है। अर्धांगिनी मतलब क्या हो जाता है? भार्या हो जाता है। अर्धांगिनी मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, अर्धांगिनी मतलब और क्या कर सकते हैं, ठीक है, प्राण प्रिया बोल ही दिए हैं, क्या बोल दिए हैं? प्राण प्रिया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों याद रखेंगे, ये सब पत्नी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। करा कानन, कानन का विलोम बताइए क्या होगा? करा कानन का मतलब उल्टा होता है सुनसान। पहले कानन का अर्थ समझिए क्या होता है। कानन का अर्थ होता है दोस्तों जंगल। कानन का अर्थ क्या होता है? जंगल, ठीक है। जंगल को हम कहते हैं अरण्य, जंगल को हम कहते हैं वन, जंगल को हम कहते हैं कांतार, कहते हैं ना, जंगल को हम कहते हैं कानन। तो ये आप याद रखेंगे। तो कानन का उल्टा सुनसान नहीं, कानन का उल्टा हो जाएगा शहर। भीड़ भी मत कीजिए, ठीक है। सुनसान का उल्टा क्या हो जाता है? भीड़ हो जाता है, ठीक है। और वन तो इसका अर्थ ही होता है। तो कानन का अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, तो यहां शहर कीजिए, क्योंकि जंगल होगा जहां तो जंगल का उल्टा क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगी, ठीक है, शहर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा जवाब, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, मैंने जो जीएस की क्लास पढ़ाया है, जीएस की क्लास जिस बच्चे को पढ़ना है ना, वो सुबह के 9 बजे रेडी रहा करे। सुबह के 9 बजे दोस्तों क्लास दी जाती है, और ऐसा नहीं कि बस कल से रेडी करो। अरे अब तक मैं बहुत कुछ यहां पढ़ा चुका हूं। अब तक दोस्तों 380 प्लस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। आप जितना ज्यादा हो सके कवर कीजिए। अब तक एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतना विषय समाप्त हो गया। 5 विषय पूरा पढ़ा के समाप्त कर दिया। अब दोस्तों जो क्लास चल रही है आपकी वो इंडियन ज्योग्राफी की चल रही है, और इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों 50 प्लस क्लास मैं पढ़ा चुका हूं, अभी और चल रही है क्लास, ठीक है। अब देखिए कितने पे जाके समाप्त होती है, तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, फिर हम साइंस पे आ जाएंगे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। आप पढ़ना शुरू कीजिए, जितना ज्यादा कवर हो सकता है। आप चाह रहे हैं ना कि, और बहुत बेहतरीन क्लास है। इस क्लास को अगर आपने देख लिया ना, पूरे 11,000 सवाल तैयार हो जाएंगे। कितने हजार सवाल दोस्तों? पूरा 11,000 से अधिक सवाल पर ऐसे क्लास में हम चर्चा किए हैं, ठीक है। इतने सवाल पर क्लास में हम चर्चा किए, बड़ी बात। सर ये जो पीडीएफ लिखा है ये पैसा है फ्री में? नहीं, फ्री में। ये जो पीडीएफ लिखा है फ्री में मिलेगा। ये जितनी क्लास में पढ़ाया हूं ना, इन्हीं क्लास का पीडीएफ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, पूरा फोकस खाली पढ़ने पर रखिएगा। और पीडीएफ आपको मैं दे रहा हूं। सर कैसे मिलेगा? study91.co.in वेबसाइट पे आ जाइए, वहां पर आपको पीडीएफ का सेक्शन मिल जाएगा। उस पीडीएफ में जाएंगे तो 2 सेक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज में दोस्तों आपको विषय की पीडीएफ मिल जाएगी, और एग्जाम वाइज में आपको ये वाली जो क्लास चली बीपीएससी, आपको इसका, ये तो एग्जाम है तो एग्जाम वाइज में आएंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िए और तैयारी कीजिए। और जो नया एप्लीकेशन है वो study91 ऑफिशियल है, यहां से केवल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने हमारे पेड कोर्स हैं, जो बुक्स है, ई बुक्स है, सब दोस्तों यहां पे मिल रहा है, तो आप यहां से उसे देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।